आज का अपना विषय है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो विस्तार है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। याद रखना है, उष्णकटिबंधीय महासागर ये सागरों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं। तटीय क्षेत्रों में जाकर के ये वर्षा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये चक्रवात, यदि हम मानचित्र के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करें तो आप इसमें पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इन चक्रवातों का विस्तार पाया जाता है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इन चक्रवातों का विस्तार पाया जाता है। ये चक्रवात महासागरों में उत्पन्न होकर के और तटवर्ती क्षेत्रों में प्रस्थान करते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो आप एक एक करके हम इसकी विशेषताओं का आकलन करते हैं कि चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनका केंद्र में वायुदाब कम होता है, इनका आकार गोलाकार होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा, इसके केंद्र में वायुदाब कम है, यानी केंद्र में 900 MB मिलीबार है, और जैसे परिधि में पहुंचते हैं तो इसका वायुदाब 930 MB हो जाता है। और बाहर जो वायुदाब है उच्च है, इसमें हवाएं सीधी ने चल करके और पर घूर्णन करती हुई इसके केंद्र तक पहुंचती हैं। दूसरी विशेषता के बारे में देखें तो यह चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से भी चलते हैं, यानी इनकी गति में भिन्नता पाई जाती है, समरूपता नहीं। इनकी गति 32 किलोमीटर भी हो सकती है और 400 किलोमीटर भी हो सकती है। अगर इनके व्यास की बात करते हैं तो इनका व्यास 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। कभी कभी इनका व्यास इससे भी छोटा हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान की अगर हम बात करते हैं तो तापमान संबंधी भिन्नताएं इन चक्रवातों में नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पर वाताग्रहों का निर्माण नहीं होता है। अगली विशेषता के बारे में देखें तो स्थलीय भागों की तुलना में चक्रवात महासागरों में तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि महासागरों में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते ये चक्रवात क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बहुत अत्यधिक तटवर्ती क्षेत्रों में विनाश पहुंचाते हैं। अगर इसमें छठी विशेषता का अध्ययन करें, चक्रवात हमेशा क्रियाशील नहीं होते हैं। आप सोचते होंगे कि ये सदा आते हैं, नहीं, कभी कभी एक स्थान पर रुककर ये बहुत वर्षा करते हैं। सातवीं विशेषता है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों में होती है, और इसकी 8वीं विशेषता है कि ये बहुत विनाशकारी विध्वंसक होते हैं। अगली विशेषता के बारे में यदि हम आकलन करें तो इन चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। ये एक मार्ग पर नहीं चलते हैं। ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। व्यापारिक हवाएं जहां चलती हैं वह पूर्व से पश्चिम में चलते हैं। 15 डिग्री अक्षांशों पर इन चक्रवातों की दिशा पश्चिम होती है, और 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों पर इनकी भ्रमण की दिशा ध्रुव की ओर, उसके आगे ये पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह चक्रवात एक मार्ग पर नहीं चलते, इनकी दिशा और मार्ग अलग अलग होते हैं। अब चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है, उन उत्पत्ति के लिए कुछ अनुकूल दशाएं होनी जरूरी हैं। यदि वातावरणीय अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी तो चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए पहली परिस्थिति चाहिए कि महासागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यदि 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम है तो इन चक्रवातों का उत्पत्ति क्षेत्र नहीं बन पाएगा। दूसरी विशेषता है कि कोरियोलिस बेल्ट सक्रिय होना चाहिए। तीसरी है ऊर्ध्वाधर पवन की गति में कम अंतर होना चाहिए। चौथी विशेषता है समुद्री तल पर
ऊपरी अपसरण होना चाहिए। और पांचवी है केंद्र में वायुदाब कम होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तापमान 27 डिग्री होना चाहिए, कोरियालिस बल सक्रिय होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति में अंतर कम होना चाहिए, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए और केंद्र में वायुदाब कम होना चाहिए। तो ये परिस्थितियां, अगर 5 परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? इनको चक्रवातों की तीव्रता, आकार और स्वभाव के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। अब विक्षोभ देखिए, इसे विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब गर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है और न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। यह विक्षोभ कई दिनों तक एक स्थान पर स्थिर भी हो जाते हैं। इनमें पवन परिधि से केंद्र की ओर मंद गति से चलती है। दूसरा जो प्रकार इसमें बताया गया है वो है अवदाब, उष्णकटिबंधीय अवदाब। इनका आकार छोटा होता है, अवदाबों का आकार छोटा होता है। इनकी उत्पत्ति अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण द्वारा होती है, ITCZ के द्वारा होती है। इन अवदाबों में दाब प्रवणता कम पाई जाती है। यह अनिश्चित गति और अनिश्चित दिशा में क्रियाशील रहते हैं, अर्थात इनकी गति भी एक जैसी नहीं रहती, इनकी दिशा भी एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। इस अवदाब का मुख्य क्षेत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया है। यदि अवदाब हिंद महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और उत्तर की ओर भारत की ओर प्रस्थान करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की ओर ये प्रवेश कर जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर भारत के पूर्वी तट की ओर वर्षा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में को ये प्रभावित करते हैं। ये अर्थात हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले अवदाब हैं। तीसरा प्रकार इसमें बताया गया है उष्णकटिबंधीय तूफान। उष्णकटिबंधीय तूफान में कई समदाब रेखाएं क्रमशः पाई जाती हैं। याद रखना है, क्रमशः पाई जाती हैं। इसमें कई समदाब रेखाएं होती हैं। ये समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। इन तूफानों में दाब प्रवणता अधिक पाई जाती है, यानी समदाब रेखाएं पास पास होंगी, दाब प्रवणता अधिक पाई जाएगी, तो वो चक्रवात तूफानी चक्रवात कहला जाएगा। इसीलिए इनकी गति तीव्र होती है। ये नियम भी है, अगर ये समदाब रेखाएं पास पास, इन तूफानों को भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। पश्चिमी द्वीप समूह में इसे हरिकेन कहते हैं। चीन सागर, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में टॉर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है और हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट, इन सब को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगर इनकी उत्पत्ति क्षेत्रों के अपन आकलन करें तो ये चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं, चीन सागर में उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन्हीं को मानचित्रों के अनुसार पढ़ते हैं तो देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, कैरिबियन सागर है, और यहाँ से उत्पन्न होकर ये चक्रवात आगे संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ते हैं, जिसको हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार से ये साइक्लोन प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। इसको यहाँ पर साइक्लोन के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये भारत का जो क्षेत्र आता है हिंद महासागरीय क्षेत्र, इसमें उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से चीन सागर, जापान और फिलीपींस का जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में इनको टाइफून के नाम से जाना
जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और समुद्र में उत्पन्न होने के बाद तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचते हैं और तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर ये वहां पर विध्वंसक कार्य करते हैं, जिससे जनधन की अपार हानि होती है। इस प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफ़ी नुकसानदेह और विनाशक होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये अपना उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया है। आप अच्छे से इनको तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।